असेंबली खत्म होने के बाद मैंने घूमकर लेट कमर्स की कतार में खड़े विद्यार्थियों की ओर देखा। नजर सुनीता और उसके छोटे भाई टिंकू पर आकर ठहर गई। प्रिंसिपल साहब उनसे देर से आने की वजह पूछ रहे थे। सुनीता बिल्कुल चुप जमीन की तरफ नजर जमाए खड़ी थी। ऊपर से किसी बर्फ की चट्टान की तरह जमी हुई, परंतु तमतमाए हुए चेहरे पर आते जाते जज्बात साफ बतला रहे थे कि अंदर ही अंदर पनप रहा सुप्त ज्वालामुखी जरा से इशारे पर फूट पड़ने के लिए बेचैन और बेकरार है। उलझे उलझे अल्फाजों में सिर्फ टिंकू ने बतलाया, सर रिक्शे वाला तो आ गया था, मगर लंच बॉक्स तैयार नहीं था। प्रिंसिपल साहब ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें जल्दी उठकर लंच बॉक्स तैयार करने लेने की हिदायत देकर क्लास में जाने की इजाजत दे दी। मैंने सर की तरफ देखा, लगा वे उनके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी बरत रहे हैं। यह तो बहुत दिनों के बाद पता चला कि वे दोनों की पारिवारिक समस्या से बखूबी वाकिफ थे। मैं जानती थी ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जाने पिछले कितनी बार मैंने सुनीता को छोटे भाई की उंगली पकड़े बड़ी मुश्किल से नाजुक कंधों पर किताबों से भरा बैग और वाटर बैग का बोझ उठाए असेंबली शुरू होने के बाद चुपचाप लेट कमर्स की लाइन में आकर खड़े होते देखा था। कभी कभी बुधवार को जब सफेद यूनिफॉर्म में आना होता तब उन्हें काले जूते या नीली स्कर्ट पहने विदाउट यूनिफॉर्म में खड़े रहने वाले बच्चों की कतार में भी देखा था। चौथी कक्षा की मामूली शक्ल सूरत, सांवले रंग पर बेहद हसीन आंखों वाली सुनीता अपने चेहरे के स्थिर भावों के कारण अनायास ही किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसकी आंखों में शफक की सुर्खियां शाम के धुंधलके में अपने आशियाने की तरफ लौटते परिंदों की परछाइयां सी तैरती रहती थी। पढ़ाई में मामूली, मगर लिखावट बहुत ही सुव्यवस्थित, बिल्कुल ऐसे लोगों की तरह जो अपने बिखराव को समेटकर जीने की कोशिश करते हैं। फरवरी का दूसरा सप्ताह। अमलतास के पीले पीले अंगूर के गुच्छों जैसे फूल घने हरे पत्तों के बीच किसी नवविवाहिता के सिंदूर की तरह प्रकृति के खूबसूरत माथे पर चमक रहे थे। ठंड कुछ कम हो गई थी। छोटे दिन और लंबी रातें। दिन की एक बेरंग सुबह थी। सुनीता ने उस दिन होमवर्क भी पूरा नहीं किया था। मैंने उसे डांटा, पर हमेशा की तरह वह नजर नीची जमाए नाखून से डेस्क को कुरेदती अपनी बेबसी पर विजय पाने की असफल कोशिश करती रही। संयोगवश उस दिन फीस डे था। सुनीता के पापा फीस जमा कराने कक्षा में आए। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उनसे सुनीता के देर से आने, यूनिफॉर्म और पढ़ाई की तरफ से दिनों दिन लापरवाही बरतने का सबब जानना चाहा। कुछ देर तो वह साफ न किए गए ब्लैक बोर्ड को घूरते रहे, नितांत निश्चल निगाहों से
क्लास की बेजान दीवारों को एकटक देखते रहे। उनका चेहरा सख्त हो गया था। मुझे उनकी भावभंगिमा को देखकर कुछ कौतूहल, कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने आप को अंदर से समेटकर बड़ी मुश्किल से बताया, मैडम, शी लॉस्ट हर मदर। मुझे लगा किसी ने गर्म गर्म लोहा मेरे कानों में डाल दिया। तीर की तरह चुभा वह वाक्य। लगा भूचाल सा आ गया और पूरी इमारत घूमने लगी। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, आई एम सो सॉरी। भीगी आवाज से उन्होंने बतलाया, सुनीता का एक छोटा भाई और भी है। सुनीता उनके खाने पीने से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म का, होमवर्क का और सारी जरूरतों का ख्याल रखती है। कभी कभी जब ये दोनों छोटे भाई बाल सुलभ प्रवृत्ति के कारण मम्मी के हाथों से खाएंगे, मम्मी के हाथ से ही नहाएंगे कि जिद करते, तो सुनीता उन्हें मम्मी की तरह प्यार से पुचकार कर गोद में उठा लेती, खिलौनों का लालच देती, बाहर घूमने ले जाने का लालच देती, कभी गरम पकौड़े बना देने का भी लालच देती। लेकिन जब उनकी जिद के सामने उसकी एक न चलती, तब हार कर उन्हें पलंग पर पटक कर खुद तकिए में मुंह छुपाकर फपक फपक कर रोने लगती। घर में उसकी सिसकियों को रोकने वाला कोई था तो बूढ़ी लाचार दादी माँ, लकवाग्रस्त दादी माँ, एकमात्र प्रकाश स्तंभ हौले से उसके बाजुओं को पकड़कर उठा लेती। सुनीता उनकी गोद में सिमट जाती और कहती, मम्मी कहाँ चली गई दादी, कहाँ चली गई, मैं इन्हें कैसे समझाऊं। मम्मी को बुलवा दीजिए ना दादी, मम्मी को बुलवा दीजिए। क्या कहती दादी माँ, भगवान के पास जाकर भी कोई वापस आता है भला। जैसे तेज हवा के झोंकों से डहती इमारत चरमरा कर गिर जाती और उसके नीचे दब जाती सुनीता की किलकारियां, दफन हो जाते बचपन के मीठे सपने। मैं सोच के समंदर में डूब गई और मेरी आंखें डबडबा गई। पीरियड खत्म होने की घंटी ने ख्यालों के झंझावत से बाहर निकाला। भारी कदमों से मैं दूसरी कक्षा की तरफ बढ़ गई। पैर जैसे हजारों मन का बोझ ढो रहे हों। गुलाब के फूलों की खुशबू भी न जाने क्यों मुझे कड़वी सी लगी। मेरा आखिरी पीरियड फ्री था। यूं ही मैं बुझे मन से लाइब्रेरी में बैठकर पत्रिका के पन्ने पलटने लगी, पर विचारों की श्रृंखला सुनीता के वर्तमान से जुड़ गई और मेरी आंखों के सामने शब्द गडमड हो गए। अब जाना, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों ने क्यों सुनीता को इतनी सहमी सहमी और जड़ बना दिया था। बचपन की शोखियां, गुड्डे गुड़ियों का खेल, चुहल भरी शरारतों के बीच गुजरते हर ठहाके उससे मृग तृष्णा की तरह दूर
बहुत दूर चले गए थे। 10 साल की यह मासूम बच्ची हालात की गर्दिश की लपेट में आकर कितने रिश्तों की ऊंचाइयों पर आकर खड़ी हो गई थी। लगता माँ के साथ गुजरे हर लम्हे का अक्स वह अपनी आंखों में हमेशा देखती रहती है। उसका उदास वीरान चेहरा तपता रेगिस्तान लगता, जो हमेशा ममता की एक बूंद के लिए तरस रहा हो, सदियों से सदियों तक। काफी कुरेदने पर टुकड़े टुकड़ों में सुनीता ने धीमे स्वर में बतलाया था, पापा दिन भर इलेक्ट्रिशियन के काम पर चले जाते हैं। बूढ़ी दादी माँ अपने हाथों से छोटे बच्चों को गिलास से दूध पिलाती। कभी बच्चे के हाथ मार देने पर दूध फर्श पर बिखर जाता और सुनीता के आने तक उस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती। दादी माँ अपने यौवन काल में गाए गए किसी लोकगीत की पंक्ति को बड़े यत्न से याद करके लोरी की धुन में पोपले मुंह से गाकर नन्हे बच्चे को सुलाने का प्रयास करती। दिन भर के थके हारे पापा रात देर गए कभी रिक्शे वाले और कभी दोस्तों के कंधों का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होते तो घर की वीरानी के एहसास से दबे वहीं सोफे पर आंसू बहाते हुए सो जाते। जब किसी बच्चे के रोने की आवाज से सुनीता की आंख खुलती या दादी माँ को सहारा देकर गौसल खाने ले जाने को सुनीता उठती, तब पापा के जूते जुराबे उतारती और सहारा देकर उन्हें पलंग पर सुलाकर कंबल से ढक देती। भयानक रात की काली स्याही भी इस बदनसीब खानदान के हालात पर चीख उठती। आसमान में कोई चांद था न तारा जो सुनीता के बचपन के सपनों को रोशनी दे सकता। विद्यालय संगठन के एक सर्कुलर को पढ़कर सुनाते हुए प्रिंसिपल साहब ने सुबह असेंबली में बतलाया कि जिन बच्चों के माता पिता की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म और किताबों की व्यवस्था संगठन की ओर से की जाएगी। अचानक मेरी नजर सुनीता पर ठहर गई। उसकी दोनों मुट्ठियां कसी हुई, चेहरा तमतमाया हुआ, फड़फड़ाते लब। ऐसा लगा जैसे वह जोर से चीख मारकर कहना चाहती है, सर, आई वॉन्ट ओनली माई मदर, आई वॉन्ट ओनली माई मदर सर। कक्षा के 36 छात्र छात्राओं के बीच पता नहीं कब और कैसे सुनीता मेरे दिल दिमाग में अपनी एक अलग पहचान बनाती चली गई। मेरी हमदर्दी की नरमी और विश्वास पाकर यदा कदा वह अपनी उलझनों का जिक्र दबे स्वर में अब कर देती। मेरी कुर्सी से चिपककर कभी पीठ पर खुले मेरे बालों में उंगलियों से कंघी करती, कभी मेरी साड़ी का पल्ला तह करके ठीक से मेरे कंधों पर जमा देती। जब कभी मैं अपने साथ साथ लंच खाते हुए बच्चों को बचपन की अपनी शरारतों के बारे में बतलाती तो ठहाकों के बीच सुनीता को खुलकर हंसते देखकर मुझे बेहद सुकून मिलता। धीरे धीरे कभी खो खो या कबड्डी खेलते उससे मेरी निकटता मिलती तो कमल सा चेहरा दमक कर चमकने लगता। उसका यह परिवर्तन मुझे बेहद भला लगने लगा। मार्च का महीना, बेरों के बाद इमली का मौसम जवान था। स्कूल कैंपस में बड़े बड़े इमली के पेड़
कच्ची पक्की इमली से लदे जा रहे थे। खेल के पीरियड में मेरी नजर बचाकर बच्चों का हुजूम इमली के पेड़ पर पत्थरबाजी करता। वहीं क्लास में बैठी सुनीता टिंकू के बुशर्ट में बटन टांगती या कभी अपने स्कर्ट की उधड़ी बखिया सिलती मिलती। पीपल, नीलगिरी और बेल के पेड़ ठूठ से खड़े पतझड़ की बेरहमी पर आंसू बहाते बहारों का इंतजार करते दिखाई दे रहे थे। स्कूल में पूरी तरह इम्तिहान की तैयारियों का माहौल बना हुआ था। मैं भी रिवीजन टेस्ट ले रही थी। बच्चों का परिश्रम और लगन उनके माथे पर चमकते पसीने की बूंदों से अपनी कहानी साफ कहते नजर आती। सुनीता एक शनिवार स्कूल नहीं आई। उसकी पड़ोस की छात्रा से पूछा तो उसने अनभिज्ञता प्रकट की। मुझे फिक्र हो गई। पूरा एक हफ्ता गुजर गया। दूसरे हफ्ते सोमवार को सुनीता छोटे भाई टिंकू की उंगली थामे माल रोड से स्कूल की तरफ आती दिखलाई थी। दिल कुछ हल्का हो गया। क्लास में मैंने मौखिक परीक्षा ली, पर सुनीता कोई जवाब न दे सकी। मेरे बार बार पूछने पर उसने सिर्फ नजरें उठाकर देखा। उफ, किस कदर अंगारों से जल रही थी उसकी बेजबान आंखें। मैंने उसके कंधे पकड़कर अपने से सटा लेना चाहा, पर वह बुत बनी ज्यों की त्यों खड़ी रही। कक्षा का सन्नाटा कितना जानलेवा था। सब्र का पैमाना जैसे भर गया। ज्वालामुखी फूट पड़ा। अंदर का खौलता लावा एक विस्फोट के साथ बाहर आया। वह जोर से चीख कर मुझसे बेतहाशा लिपट गई। मैडम, माय ग्रैंडमदर डाइड लास्ट वीक। माय ग्रैंडमदर डाइड। मैं अवाक। सुनीता को थपथपाने को बढ़े हाथ मेरे काट के हो गए। संभालने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बहुत दिनों से सहारा तलाशती वह ढहती दीवार आज मलबा बनकर रह गई। मैंने उसे गोद में उठाया, एमआई रूम की तरफ लेकर भागी। प्रिंसिपल साहब ने टेलीफोन करके उसके पापा को खबर दी। कुछ देर बाद स्कूल कैंपस में एक एम्बुलेंस खड़ी थी। बेहद अस्त व्यस्त बढ़ी हुई दाढ़ी, खंडहर बना उसके पापा का चेहरा जैसे माजी वर्तमान का मातम मना रहा हो। हाँ, मातम ही तो था, तमाम उम्र मनाया जाने वाला मातम। कहीं कोई खुशियों की सौगात इसे त्योहार में नहीं बदल सकी। कैसी थी यह बेबसी। न उन्होंने कुछ पूछा और न मैं कुछ बता सकी। सन्नाटे में चीरती सुनीता की चीखें सबका दिल दहला रही थी। दर्द के एहसास को जाहिर करने के लिए लफ्जों की जरूरत भी नहीं होती। एम्बुलेंस के पीछे उड़ती धूल को मैं एकटक देखती रही। स्टाफ मेंबर्स मुझसे पूछ रहे थे, पर मैं दूर से आती अस्पष्ट आवाज को न सुन पाने के आलम में धीरे धीरे स्टाफ रूम की ओर चल पड़ी। दिल बहुत उदास था। जिंदगी अपनी तमाम तल्ख हकीकतों के साथ मेरे सामने से गुजर गई। मैंने मध्यम वर्गीय परिवार को धन के अभाव में टूटते बिखरते देखा था। अपने खुद के टूटने बिखरने के आलम को जिया था, पर भाग्य की इस विडंबना ने
अंतर्मन को मेरे हिला दिया। विवेक मेरा हाहाकार कर उठा। एक प्रश्न चिन्ह मेरे मस्तिष्क पर उभरता रहा। क्या होगा सुनीता का? क्या होगा उसके परिवार का? क्या होगा उसके भाइयों और उसके पापा का? कैसे लगा पाएंगे ये अपनी लड़खड़ाती किश्ती को जिंदगी के किनारे? मेरी आत्मा चित्कार उठी। अनायास ही मेरे दोनों हाथ आसमान की ओर दुआ के लिए उठ गए। या खुदा, सुनीता को सेहत याब करना, उसे जिंदगी का सामना करने की ताकत अता फरमाना। आमीन। मेरे खुदा, मेरी दुआ सुनना, मेरी दुआ सुनना। और आमीन कहते कहते मेरा गला भर गया। पलकों पर ठहरे 2 लरसते आंसू मेरे गालों पर लुढ़क आए।